तो आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। ह्यूमन कनेक्शन, यानी इंसानी रिश्तों के पीछे छिपे हुए उस बायोलॉजिकल और क्वांटम साइंस को हम डिकोड करेंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च के आधार पर हम समझेंगे कि प्यार को आकर्षित करने का विज्ञान असल में कैसे काम करता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि ऊर्जा और हमारे शरीर की केमिस्ट्री का एक बहुत ही गहरा खेल है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे द रिलेशनशिप पैराडॉक्स से, फिर द बायोलॉजी ऑफ द पास्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर, हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, माइंड की रीप्रोग्रामिंग और अंत में बात करेंगे बिकमिंग द फ्यूचर पर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस एक बहुत ही गहरे और थोड़ा झकझोर देने वाले सवाल पर विचार करते हैं। क्या कोई खुद के साथ डेट पर जाना चाहेगा? मतलब अगर हम खुद ही अपनी खूबियों और कमियों को देखें तो क्या हम खुद को चुनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो बाहर किसी साथी को तलाशने की हमारी उस पुरानी आदत को पूरी तरह चुनौती देता है। क्योंकि अगर हम खुद का ही सबसे बेहतरीन वर्जन नहीं है तो कोई और हमसे क्यों जुड़ना चाहेगा, है ना? और इसी बात को डॉक्टर जो डिस्पेंजा का ये कोट बहुत खूबसूरती से समझाता है। वो कहते हैं, किसी इंसान में जो कुछ भी खूबियां चाहिए उन्हें एक कागज पर लिख लें और फिर खुद बिल्कुल वैसा ही बन जाएं। ये बात एकदम साफ कर देती है कि प्यार पाने का सफर बाहर किसी को ढूंढने से शुरू नहीं होता। ये तो सबसे पहले अपने खुद के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने से जुड़ा है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, द रिलेशनशिप पैराडॉक्स, यानी रिश्तों का वो उलझा हुआ विरोधाभास जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि अक्सर प्यार महसूस करने के लिए बाहरी माहौल के बदलने का इंतजार किया जाता है। एक आम सोच बन जाती है कि जब कोई खास इंसान जिंदगी में आएगा तब खुशियां मिलेंगी। लेकिन सच तो ये है कि उस इंतजार के दौरान भीतर एक खालीपन और कमी का एहसास होता है। खुशियों की चाबी बाहरी हालातों या अतीत के किसी दर्दनाक अनुभव को सौंप दी जाती है, और जब खुशियों के लिए किसी दूसरे इंसान पर निर्भरता होती है तो ये अभाव की स्थिति पैदा करती है। और मजे की बात यह है कि ये कमी की भावना प्यार को आकर्षित करने के बजाय उसे हमसे कोसों दूर धकेल देती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, द बायोलॉजी ऑफ द पास्ट। ये हमें बताएगा कि अतीत हमारे शरीर को कैसे कंट्रोल करता है। और ये स्लाइड इस पूरे खेल को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। हमारा दिमाग और शरीर एक लगातार चलने वाले लूप में फंसे होते हैं। विचार असल में दिमाग की भाषा हैं जो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करती हैं, और भावनाएं शरीर की भाषा हैं जो मैग्नेटिक चार्ज बनाती हैं। तो जब भी अतीत की किसी दर्दनाक घटना या किसी पुराने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचा जाता है तो हमारा शरीर बिल्कुल वही केमिकल रिलीज करता है जैसे कि वो घटना आज अभी इसी पल घट रही हो। सच में शरीर इतना भोला है कि वो असल में हो रहे अनुभव और सिर्फ ख्यालों में बुने गए अनुभव के बीच का फर्क ही नहीं कर पाता। इसी वजह से इंसान दो बिल्कुल अलग अलग मानसिक स्थितियों में फंस सकता है। पहला है सर्वाइवल मोड और दूसरा है क्रिएशन मोड। सर्वाइवल मोड का मतलब है सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद, जहां स्ट्रेस हार्मोन हावी रहते हैं, पुरानी बातों का दर्द होता है और हमारी सारी ऊर्जा बस इसी में खर्च हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिएशन मोड, जहां एक बेहतर भविष्य की कल्पना होती है, उत्साह जैसी ऊंची भावनाएं होती हैं जो एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी इंसानी शरीर इस इमरजेंसी वाले सर्वाइवल मोड में रहकर उसी समय एक खूबसूरत और प्यार भरे भविष्य की रचना नहीं कर सकता। ये दोनों एक साथ मुमकिन ही नहीं है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर। ये बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है। तो इस स्लाइड में जो बात है वो सच में किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर आखिर है क्या? ये हमारे सोचने के तरीके यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल और हमारे महसूस करने के तरीके यानी मैग्नेटिक सिग्नल का एक मिला जुला ब्रॉडकास्ट है। इसे बिल्कुल हमारे घर के वाईफाई सिग्नल की तरह समझ लीजिए। हमारी भावनाएं और विचार मिलकर एक ऐसा सिग्नल भेजते हैं जो हमारी जिंदगी के हर एक कण को प्रभावित करता है, और यही सिग्नल तय करता है कि नए अनुभव हमारी तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे या हमसे दूर भाग जाएंगे। अब जरा इस 95% के आंकड़े पर गौर करते हैं। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। जब सर्वाइवल मोड में यानी तनाव में जीवन कट रहा होता है तो हमारी कुल ऊर्जा का सिर्फ 5% हिस्सा ही दिमाग के पास होता है, और बाकी की 95% ऊर्जा कहाँ जाती है? वो शरीर में पुराने दर्द, आदतों और भावनात्मक चोटों के रूप में लॉक हो जाती है। शरीर एक तरह से अतीत का आदी हो चुका होता है। ऐसे में कुछ नया और अच्छा क्रिएट करने के लिए ऊर्जा बचती ही कहाँ है? यहीं से हमारा चौथा पॉइंट तस्वीर में आता है,
हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, यानी दिल और दिमाग के बीच का एक बेहतरीन तालमेल। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस उस अवस्था को कहते हैं जब हमारा हृदय एक बहुत ही शांत और व्यवस्थित लय में धड़कता है। जब पुराने डर, गुस्से या हताशा को पीछे छोड़कर हम सच में अपने दिल को खोलते हैं, तो वो शारीरिक रूप से हमारे दिमाग की ओर ऊर्जा की एक बहुत ही शक्तिशाली लहर भेजता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये प्रक्रिया शरीर के बाहर करीब 3 मीटर तक एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देती है। इस स्थिति में हृदय असल में एक शक्तिशाली चुंबक और रचना के केंद्र की तरह काम करने लगता है। चलिए इस स्लाइड के जरिए समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है। आमतौर पर शुरुआत होती है हाई बीटा स्टेट से, जहां बस स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा सोचना है और सर्वाइवल की चिंता है। फिर जैसे जैसे रिलैक्स होते हैं, दिमाग अल्फा स्टेट में आता है, जहां थोड़ी शांति और क्रिएटिविटी होती है। इसके भी गहराई में जाने पर आता है थीटा स्टेट, ये रिप्रोग्रामिंग का एकदम परफेक्ट जोन है। और आखिर में है गामा स्टेट, जो कि एक्सटेसी, परम आनंद और एक तरह से हमारे शरीर के बायोलॉजिकल अपग्रेड का फेज है। जब ऊर्जा दिल से दिमाग तक पहुंचती है तो हम सीधे उस तनाव वाले बीटा से छलांग लगाकर आनंद से भरे गामा स्टेट तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब किया कैसे जाए, तो हमारा 5वां खंड इसी बारे में है, माइंड की रीप्रोग्रामिंग। इसे करने के लिए डॉक्टर डिस्पेंजा ने एक बहुत ही व्यवहारिक मेडिटेशन फॉर्मूला दिया है। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला कदम, अपने आसपास के माहौल से खुद को पूरी तरह काट लेना, मतलब आंखें बंद करना और बाहर के शोर को शून्य कर देना। दूसरा कदम, अपने ज्यादा सोचने वाले एनालिटिकल दिमाग को थोड़ा शांत करके अल्फा या थीटा स्टेट में ले जाना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, अपने उस नए भविष्य का अभी से भावनात्मक रूप से रिहर्सल करना। इसे आग में बैठना भी कहा गया है, क्योंकि शरीर अपनी पुरानी आदतों में वापस जाना चाहेगा, लेकिन उस असहजता को पार करके ही असली जीत मिलती है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये सब थीटा स्टेट में ही क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि इस गहरी अवस्था में हमारा एनालिटिकल दिमाग, यानी जो हर बात पर तर्क वितर्क करता है, वो पूरी तरह बाईपास हो जाता है और हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच का वो भारी दरवाज़ा खुल जाता है। इस वक्त हमारा दिमाग किसी भी नए सुझाव को तुरंत ग्रहण करने के लिए एकदम तैयार होता है। यही वो जादुई खिड़की है जहां पुराने दर्दनाक मेंटल सॉफ्टवेयर को डिलीट करके एक बिल्कुल नया मेंटल हार्डवेयर इंस्टॉल किया जाता है। अतीत की बीड़ियों को तोड़ने का यही असली तरीका है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक खंड पर, बिकमिंग द फ्यूचर, यानी खुद अपना भविष्य बन जाना। तो यहाँ सबसे अहम बात ये समझनी है कि सच्ची रचना का मतलब चीजों के पीछे भागना या जबरदस्ती उन्हें बदलने की कोशिश करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है क्वांटम फील्ड की उस असीमित ऊर्जा से घटनाओं को अपनी ओर खींचना। जब हमारा दिमाग और दिल एक सुर में होते हैं तो वो एक विशाल चुंबक की तरह काम करते हैं। इसके बाद प्यार या खुशियों को बाहर जाकर खोजना नहीं पड़ता, बल्कि अद्भुत और एकदम सटीक अनुभव अपने आप हमारी जिंदगी में खिंचे चले आते हैं। इसी सिलसिले में ग्रैटिट्यूड यानी आभार को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम मानते हैं कि आभार सिर्फ एक शिष्टाचार है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये प्राप्ति का सबसे बड़ा भावनात्मक सबूत है। जब कोई घटना असल में घटने से पहले ही हम उसके लिए दिल से कृतज्ञता और प्यार महसूस करने लगते हैं, तो हमारे शरीर को यह साफ बायोलॉजिकल सिग्नल जाता है कि वो मनचाही घटना तो जैसे पहले ही हो चुकी है। उस भविष्य के अनुभव को आज इसी पल महसूस करना ही इस पूरे मैग्नेटिक अट्रैक्शन की असली चाबी है। और जब ऐसा होने लगता है तो इंसान एक परम पूर्णता की स्थिति में पहुंच जाता है। वो अपनी जिंदगी से इतना संतुष्ट और खुद के प्यार में इतना मग्न हो जाता है कि किसी बाहरी इंसान या रिश्ते की कोई सख्त जरूरत ही महसूस नहीं होती। अकेले में भी एक संपूर्णता का एहसास होता है। और मजे की बात देखिए, जब कमी या खालीपन की वजह से प्यार खोजना बंद हो जाता है ना, तब यही संपूर्णता की स्थिति एक स्वस्थ और खूबसूरत रिश्ते के लिए एकदम परफेक्ट वाइब्रेशनल मैच बन जाती है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। वर्तमान में हम सभी मिलकर इस फील्ड में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? क्या वो कमी और अकेलेपन का सिग्नल है या फिर पूर्णता और प्यार का? याद रखिए, ये हमारी आंतरिक स्थिति ही है जो हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा और आंतरिक बदलाव की इस शानदार यात्रा को शुरू करने के लिए एक नई प्रेरणा जगाई होगी।